आप देख रहे हैं समय भारत 24x7 लाइव। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है द इंदिरा निकुंज होटल, द रिवरडेल होटल, द ग्रेट आनंदा होटल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समय भारत 24x7 चैनल पर। मैं हूं अमित वर्मा। आज आप देख रहे हैं खास मुलाकात, हमारा खास कार्यक्रम। आज हमारे साथ मौजूद हैं महेश सत्यार्थी जी, बीजेपी प्रवक्ता। महेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका समय भारत पर। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी जो भी चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, जिसमें कि 4 राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, लोकतंत्र है और किसी भी राज्य में जब चुनाव होते हैं, जो पब्लिक का जो फैसला होता है सर्वमान्य होता है। और 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। निश्चित रूप से वहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, तो हमें खुशी है। जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं आपके इस चैनल के माध्यम से। सर, जो अभी आगामी चुनाव है, अक्टूबर नवंबर में गुजरात में भी चुनाव है, हिमाचल में भी विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल एक ही एजेंडा रहता है, सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ। सर, जो आप जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, पर इसमें कहीं कहीं ये भी है कि आप मतलब जो आरोप लगते हैं, विपक्ष के आरोप लगते हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, सबको साथ की तो वैसे कहते हैं, पर हिंदू राष्ट्र की क्यों बात करते हैं? देखिए, विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है। और आप जैसा कि मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा है हिंदुत्व की बात, तो ये भारत राष्ट्र है, ये हिंदुत्व देशव्यापी है। और इस भारत में रहकर अगर भारत माता की जय बोलना या वंदे मातरम कहना या हिंदुत्व के प्रति एक धारणा रूपी अभियान चलाना, तो ये इसमें तो कोई गलत नहीं है। सर, गलत तो नहीं है, पर जैसे कि अभी अजान पे रोक लगानी, मंदिर पे पूरा वो करना, इस तरीके से तो नहीं होता ना। अजान तो अब से नहीं, काफी साल पहले से चल रही है। मंदिरों में जागरण या आरतियां पहले से चलती आगे, अब क्यों इसको बनाया जा रहा है मुद्दा? ये तो नहीं होना चाहिए ना। देखिए, पिछले 70 साल से इस देश में कांग्रेस की सरकार रही, कांग्रेस का शासन, और क्या चीज नहीं हुई अब हो रही है, मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहता। भारतीय जनता पार्टी, जिस समय भारतीय जनता पार्टी 1984 में को मेरे को ध्यान है, केवल 2 सांसद भारतीय जनता पार्टी के थे, और 2 से बढ़कर आज भारतीय जनता पार्टी 302 पार कर गई। स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी का आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। आपने कहा अडान या इस प्रकार की जो बातें, मैं इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, पूरा देश जानता है इस देश के अंदर अगर जात पात की राजनीति की तो कांग्रेस की शुरुआत थी, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा जात पात की राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की राजनीति करती है। और जब भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा जिस समय जनसंघ की स्थापना हुई, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक स्वप्न था कि कश्मीर में धारा 370 हटे, 35 से हटनी चाहिए, क्योंकि भारत देश का अभिन्न अंग है। और भारत देश में और दिल्ली का व्यक्ति कोई कश्मीर के अंदर जाए और उसको ये बोलते थे वे लोग कि ये भारत से आया है। अरे भाई, कश्मीर भी तो भारत का अंग है। लेकिन जो एक मैंने बताया 70 साल से जो लोग इस देश के अंदर शासन कर रहे थे, लोगों को बहला फुसला कर, जात पात की राजनीति कर कर, लोगों को भय दिखाकर, इन्होंने कहा था, आपके चैनल के माध्यम से मैं मीडिया कर्मी को बता देना चाहता हूं और सभी लोग जानते हैं, इन्होंने कहा था कि कश्मीर के अंदर अगर 370 हटी, पहले तो ये बोलते थे कि हटी नहीं सकती। और इन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इन लोगों ने कहा था कि किसी भी कीमत पर वहां से धारा 370 नहीं हटेगी, और अगर धारा 370 हटी तो कोई राष्ट्रीय झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को और इस देश की जनता को, जिन्होंने विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और 1 सेकंड में ही धारा 370 हमने खत्म की, 35A खत्म की। कौन सा क्या हुआ वहां पे? जो लोग बोलते थे ऐसा होगा, खून की नदियां बहेंगी, वहां तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब इनके पेट में दर्द है, वहां कुछ क्यों नहीं हुआ? तो ये लोग हमेशा जात पात की, दंगा फसाद की राजनीति करते हैं।
जो गुजरात और हिमाचल में चुनाव होने वाले हैं वहाँ के मुद्दे क्या रहेंगे? जैसे गुजरात में अभी भी आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट है, हिमाचल में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। जैसे कि हिमाचल में क्या होता है कि आपका 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, जैसे कि उत्तराखंड में भी ऐसे होता है। और अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है कि लगातार बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है। तो क्या हिमाचल में भी इस तरीके का रिपीटेशन होगा? देखिए भाई वर्मा जी, जो ये लोग इस प्रकार की राजनीति पहले होता था, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस। आपको ध्यान है उत्तर प्रदेश के अंदर जिस समय चुनाव चल रहे थे तो मीडिया के बंधु भी ये बोलते थे कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, क्योंकि लोगों में हुआ बना हुआ था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एक बार कांग्रेस की या दूसरे दलों की। लेकिन मैंने जैसे कहा, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांगती है, भारतीय जनता पार्टी विकास कार्य करती है। और उत्तर प्रदेश का उदाहरण आपके सामने ताजा है। ये इतिहास में और राजनीतिक इतिहास में पहली बार हुआ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। अब आपने कही गुजरात और हिमाचल की बात, निश्चित रूप से गुजरात और हिमाचल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में या हिमाचल में, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पर अपनी सरकार बनाती है। सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि विकास पर, महंगाई भी तो अपने चरम पर है। मतलब आपका सिलेंडर इतने महंगे हो चुके हैं, पेट्रोल के दाम कंटिन्यूटी बढ़ रहे हैं, सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, रिफाइंड महंगा हो गया। तो जो आपका मिडिल तबका है या गरीब लोग हैं, वो किस तरीके से अपनी दिनचर्या बढ़ाएंगे? आप देखिए, केवल लोगों को मेरी समझ नहीं आ रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, महंगाई तो पहले बढ़ी है। और आप जानते हैं कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध जब से शुरू हुआ है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ी है। और निश्चित रूप से तेल की कीमत, चलिए अभी यूक्रेन और उसके रूस की वजह से बढ़े, उससे पहले तो नहीं बढ़ रहे। तब भी आपका जो यूपी चुनाव हुआ था, जो 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उससे पहले भी मुंबई में 125 रुपए लीटर तेल बिका। तो उस पे आप क्या कहते हैं? भैया आप देखिए, जितनी पहले सब्सिडी लोग देते थे, अब आज कहते हैं हमने सब्सिडी खत्म कर दी। लेकिन एक सब्सिडी को खत्म करके इस देश के अंदर कितने शौचालय बने, कितनी उज्ज्वला योजना हुई, कितने किसानों को हमने डायरेक्ट किसानों को आर्थिक सहायता दी। आप एक सिलेंडर को देख रहे हैं, इस देश के किसान कितने आत्महत्या कर रहे थे। सिलेंडर भी कहाँ, पहले 300-400 रुपए का था, अब वो सिलेंडर 1000 रुपए का, 600 रुपए का अंतर आ रहा है। मेरी बहनें जो पहले सोच के लिए 2 किलोमीटर जाती थी, जो आप बहनों की बात कर रहे हैं, कई गाँवों में अब फिर से जो चूल्हे यूज नहीं होते थे, वो चूल्हे दोबारा आ गए हैं। क्यों? उज्ज्वला योजना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीब बहनें हैं, जो आप चूल्हे का जिक्र करते हैं, जो बहनें चूल्हे के सामने रोटियां बनाती तो आंख से उनके पानी टपकता था। मोदी जी के नेतृत्व में हमने उज्ज्वला योजना की शुरुआत इसलिए की ताकि बहनों के, किसी भी बहन की आंखों से कोई आंसू नहीं टपके। और आप रहे हैं उज्ज्वला योजना के तहत सबको फ्री सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फ्री सिलेंडर तो दिए हैं, पर एक बार आपने फ्री सिलेंडर दे दिया, दोबारा तो उसको 1000 रुपए देके लेने पड़ेंगे ना। तो जब जिस आदमी के पास, जिस इंसान के पास लकड़ी के चूल्हे जलाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है आपने सिलेंडर दे दिया या बीजेपी ने सिलेंडर दे दिया, पर उसको 1000 रुपए में तो दोबारा भरवाएगा ना। तो उसके लिए तो कुछ सोचना चाहिए ना। जो पहले सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद कर दी गई है। आप देखिए, पिछले 2 साल से पूरे विश्व के अंदर एक महामारी कोरोना के रूप में आई, और पूरे विश्व के अंदर क्या हुआ विदेशों में, और भारत देश इकलौता ऐसा देश है, मैंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से जब हमारा जीवन सुरक्षित होगा तो सिलेंडर तो फिर भी कम ऊपर हो सकते हैं। पहले सबसे पहले थे लोगों का जीवन बचाना, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 130 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दी गई। आपको पता होगा ना, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि ये देशव्यापी, देश के हित में जब जनता सुरक्षित होगी तो जीवन भी सुरक्षित होगा, और महंगाई भी निश्चित रूप से कम होगी। कब तक कम होगी? क्या 2024 के चुनाव से पहले कम होगी? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से। मोदी जी का, मैंने कहा ना, हमारा केवल प्रयास इस भारत की प्रत्येक जनता खुश रहे, भारत देश खुश रहे, भारत देश तरक्की करे,
क्योंकि 70 साल का जो भ्रष्टाचार इस कांग्रेस ने कर रखा था, तो उसको थोड़ा खत्म करने में समय तो लगता है। जादू की छड़ी तो हमारे पास है नहीं। अभी आपने कहा कि 2024 से पहले कम होगा महंगाई, क्या ये 24 को देखते हुए कम की जाएगी या? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी केवल विकास के मुद्दे पर बात करती है, हमारे एजेंडे में है, और महंगाई पे चाहे सर्विस पे हर चीज पे बिल्कुल कंट्रोल होगा, निश्चित रूप से होगा, और लोग खुश होंगे। 2024 में भी आप देखना स्पष्ट बहुमत से 302 से भी ज्यादा सीटें प्राप्त करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। सर एक क्वेश्चन मेरा और है, क्योंकि देखिए हर किसी के घर में मतलब एजेड होते हैं, आपके घर में भी होंगे, सीनियर सिटीजन होंगे, मेरे घर में भी है, कई लोगों के। पहले जो रेलवे में एक सुविधा थी, जितने भी आपके सीनियर सिटीजन थे उनके लिए एक डिस्काउंट रहता था, पर पिछले कोरोना जब 2 साल से कोरोना आया तो जो आपका डिस्काउंट है खत्म कर दिया गया। क्या ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो आपके सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए कितने ज़्यादा दिक्कतों की बात है कि वो किस तरीके से पेमेंट करते होंगे, किस तरह टिकट बुक करते होंगे, तो उस तरफ क्यों नहीं दोबारा से सोच रही है कि जो वो खत्म किया गया था उसको दोबारा गवर्नमेंट शुरू करे, क्योंकि टिकट्स ऑलरेडी पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं। देखिए सीनियर सिटीजन के मैंने कहा कान चाहे दाएं हाथ से पकड़ो चाहे बाएं हाथ से। आप मैंने कहा सब्सिडी कुछ खत्म की हमने, और सब्सिडी के रूप में हमने दूसरे विकल्प इन लोगों को दिए हैं। सर जो रेलवे में जो सीनियर सिटीजन्स के लिए पहले एक सुविधा थी कि उनको एक डिस्काउंट दिया जाता था 40% के आसपास का, अब वो जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है 2020 से, तब से वो बंद कर दिया गया। अब तो हालात ठीक हैं, तो गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचनी चाहिए ना कि जो सीनियर सिटीजन्स ऑलरेडी किसी पर डिपेंड रहते हैं या कोई अपने आप पे डिपेंड है, तो किस तरीके से वो अपने टिकट्स कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी है, उसको किस तरीके से देखें। बिल्कुल निश्चित रूप से आपकी ये बात बहुत अच्छी है, क्योंकि सीनियर सिटीजन के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोई भी राष्ट्रीय दल है सोचना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी मैंने जैसे कहा, जब हमारे सीनियर सिटीजन जो लोग हैं, जो पेंशन पे स्केल होता था, आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान या नहीं है, जो पेंशन मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की जब से सरकार आई हमारी, हमने कितने गुना इजाफा उस पेंशन के अंदर हुआ है। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, अगर आप व्यक्तिगत किसी के घर में भी जाके आप उनसे बात करेंगे तो बहुत खुश मिलेंगे। अगर हमें, क्योंकि बुढ़ापे में जो पेंशन भत्ता पड़ता है तो सबसे बड़ी खुशी होती है। और जैसा आपने कहा रेलवे का 2 साल मैंने बताया कोरोना काल का जो बहुत ही महामारी, मेरा भी यही कहना है कि 2 साल हो चुके तो निश्चित रूप से इस पे बिल्कुल ध्यान है भारतीय जनता पार्टी का, और बिल्कुल जल्दी इस चीज़ पे आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक प्रवक्ता होने के नाते बिल्कुल इस चीज़ पे भारतीय जनता पार्टी ध्यान करेगी। सर जैसे रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार के हमेशा बेरोजगारी के आते कहीं पर दर्शन हो रहे हैं, चाहे वो हरियाणा में हो, चाहे वो यूपी में हो। विधानसभा के सामने भी अभी कई अभ्यर्थी ऐसे जिनके टिकट्स भी आ चुके हैं, उनकी भर्ती नियुक्ति तक नहीं हो रही है, तो ऐसा क्यों देरी हो रही है? देखिए पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तो मैंने कहा भी 2014 से सरकार आई है, और स्टेट के अंदर बहुत सारे घोटाले हुए, चाहे हरियाणा हो चाहे कोई भी स्टेट जहाँ हमारी सरकार में थी, बहुत बड़े बड़े घोटाले। नहीं आपने वैकेंसी की बात, ऐसा नहीं है वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है क्वालिफाइड के अनुसार, जिसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार। मैं टीचरों की आपको बता रहा हूँ, अभी जो आंदोलन हुआ था, चाहे वो आपका बिहार में हुआ हो, यूपी में भी हुआ था आपका अक्टूबर-नवंबर में, उसमें कई अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने टीईटी की परीक्षा पास कर ली है, उनके नियुक्ति पत्र भी आ चुके हैं, पर उनको नियुक्तियां नहीं दी जा रही है, और उसके बाद जो बच्चों के नियुक्ति आई है उनको नियुक्ति दी गई, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, जो स्टेट वाइज जैसे आपने कहा ना, राजस्थान या जो स्टेट में जैसे कई जगह इस प्रकार के घोटाला जो इस प्रकार का थोड़ा गलत हुआ है, उस पर बिल्कुल ध्यान है, और निश्चित रूप से उसकी जांच की जा रही है। ऐसा नहीं कि उनको नौकरी नहीं मिली है, मिलेगी, अवश्य मिलेगी, समय लगेगा, क्योंकि जो स्टेट में जो चुनौतियां होती है तो स्टेट के मुखिया की जिम्मेवारी होती है, न कि प्रधानमंत्री जी की, लेकिन केंद्र सरकार फिर भी यहाँ पे हस्तक्षेप कर रही है। और जो ये बेरोजगारी का जैसे आप बार बार मुद्दा उठाते रहा भी नहीं, देश के अंदर इस प्रकार के मुद्दे उठते हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का मिशन जो 2024 से पहले जो बेरोजगारी का वो मुद्दा है, उस पर निश्चित रूप से हम अच्छा काम करेंगे।
सर जैसे दिल्ली में एमसीडी चुनाव कर रहे थे, अब उस पर रोक लगा दी गई है, तो ऐसा क्यों रोक लगानी पड़ी जबकि बीजेपी एमसीडी में कई सालों से राज कर रही है? क्या उसकी हार को देखते हुए उसको रोक लगाई गई है? देखिए, एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से, आपने चुनाव की बात की, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। आपको शायद पता होना चाहिए क्योंकि आप मीडिया के लोग हैं। 3 जोन में, दक्षिणी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और पूर्वी दिल्ली, 3 जोन में जो एमसीडी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी लोगों ने मिलके और पूरे एमसीडी ने मिलके केजरीवाल सरकार जी को जो बजट देना चाहिए था, दिल्ली सरकार ने जो बजट देना चाहिए था, केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार को बजट देती है, पहले केंद्र सरकार जो बजट देती थी उसका 3 गुना ज्यादा बजट केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को दे रही है। लेकिन ये जो केजरीवाल की सरकार है, ये उस बजट को एमसीडी को न देकर, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है, केंद्र सरकार से दिल्ली सरकार को बजट आता है और दिल्ली सरकार से एमसीडी को बजट मिलता है। लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 7 साल से दिल्ली के अंदर है, इन्होंने केवल जो केंद्र सरकार से जो पैसा मिला उनको केवल एडवर्टाइजमेंट पे उड़ाया। 13,000 करोड़ रुपया इन्होंने एमसीडी को देना था, इन्होंने कोई पैसा एमसीडी को नहीं दिया। एमसीडी के लोग तनख्वाह को मजबूर हो गए, लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही थी। अरे केजरीवाल जी, आप 900 करोड़ रुपए इन एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हैं, आप फ्री के चक्कर में इस दिल्ली का सत्यानाश कर रहे हैं। आप एमसीडी के जो कर्मचारी, एमसीडी का पैसा आपसे कोई भीख नहीं मांग रही थी, वो एमसीडी का अधिकार था, लेकिन आपने ऐसी दुर्दशा की इस एमसीडी की कि आपने 1 रुपया नहीं दिया एमसीडी को। और उसको देखकर जब इस प्रकार का हर्ष होना है तो भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि 3 की बजाय एमसीडी 1 हो, और 1 जब एमसीडी होगी क्योंकि खर्चे कम होंगे। आप जानते 3 एमसीडी है, 3 मेयर है, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है, 3 नेता सदन है, और इसके नीचे भी जितने भी चेयरमैन बनते हैं वो 3-3 बनते हैं, और 1 एमसीडी होगी 97 को। अगर आपको ध्यान हो, 1997 में जब पहली बार नगर निगम की सरकार बनी तो दिल्ली के अंदर 1 महापौर होता था, 1 नेता सदन होता था, 1 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होता था, तो पूरी दिल्ली के अंदर अच्छे विकास कार्य हुए। 1997 से 2002 तक आप उठा के देखो एमसीडी का इतिहास, दिल्ली के अंदर चाहे सफाई व्यवस्था हो, चाहे रोड की व्यवस्था हो, चाहे नाली की व्यवस्था हो, दिल्ली नंबर 1 पर थी। लेकिन जैसे 3 उसके अंदर इन्होंने किया तो भ्रष्टाचार ऊपर से इन्होंने फैला दिया। केजरीवाल सरकार तो आरोप बीजेपी पे लगा रही है ना कि वो हार की डर से इस तरीके से फैसला ले रही है। भाई केजरीवाल जी को मैं यही कहूँगा, केजरीवाल जी भगवान आपको सद्बुद्धि दे, कोई हार से डर नहीं रही। अभी एक नगर निगम होगी ना, 1 होगी तो 8 हो जाएंगे, पता लग जाएगा। भाई आपकी ताकत क्या, हमारी क्या था, हम तो पिछले 15 साल से है ना दिल्ली के अंदर, और 1 नगर निगम होगा तो दिल्ली की पूरी जनता निश्चित रूप से खुश है, क्योंकि ये जो पैसा जो इसकी जेब में जाता था वो पैसा ये खा नहीं पाएगा। और केजरीवाल कौन से उसकी बात करते हैं? केजरीवाल जी तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, जिस समय दिल्ली सरकार के अंदर आए, आप लोग तो मीडिया के लोग हैं, क्योंकि आप शायद उनसे पूछते नहीं, क्योंकि सरकार उनके 62 एमएलए आज है, पहली बार 67 एमएलए थे। इन्होंने जो वादे किए 500 स्कूल, 20 हॉस्पिटल, 20 नए विश्वविद्यालय, कहाँ है भाई? आपने कभी पूछा उनसे? ये महेश अत्री नहीं बोल रहा, ये आरटीआई का जवाब है। पूरे 7 साल के अंदर एक भी कोई नया विश्वविद्यालय दिल्ली के अंदर इन्होंने नहीं बनवाया, कोई भी एक नया स्कूल नहीं बनवाया। ये लोग बोलते थे हम दिल्ली को पेरिस वाली दिल्ली बनाएंगे। शर्म आनी चाहिए केजरीवाल सरकार को। पेरिस वाली दिल्ली तो दूर, तुमने शराब की दिल्ली बनाकर छोड़ दिया इस दिल्ली को। अरे केजरीवाल जी, आप पंजाब में जाकर लुभावने वादे करते हैं, हम फ्री बहनों को वो देंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, इस फ्री के चक्कर में शायद आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, आज दिल्ली के अंदर जो जल बोर्ड है डिपार्टमेंट कितना घाटे में है, डीटीसी की बस डीटीसी डिपार्टमेंट कितना घाटे में है। जिस समय शीला दीक्षित कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय इनकी सरकार आई, 6000 बसें शीला दीक्षित के समय में चलती थी दिल्ली के अंदर। इन्होंने कहा था हम 10,000 बस नहीं देंगे दिल्ली में। बड़े शर्म की बात है, केवल 3660 बसें दिल्ली के अंदर है।
आपने बढ़ोतरी तो करनी दूर, आपने तो उन बसों को भी घटा दिया। आपका पैसा कहाँ गया? वो आप फ्री फ्री के चक्कर में लोगों को गुमराह कर रहे हैं। केजरीवाल जी, आप पंजाब और दूसरी स्टेट को छोड़ के आप दिल्ली पे ध्यान दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा। ये महेश जी, आपने अपना कीमती वक्त समय भारत को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद अभिजीत। ऐसे ही खास तथ्यों से आपसे रूबरू कराते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही, और देखते रहिए समय भारत 24/7। आप देख रहे हैं समय भारत 24/7 लाइव। इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है द इंदिरा निकुंज होटल, द रिवर डेल होटल, द ग्रेट आनंदा होटल,